नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दल अपनी ओर से चुनावी बिसात बिछाने में लग गए हैं। सत्ता पक्ष की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने कमान संभाल ली है। खैर, नड्डा साहब तो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देने की मुनादी करते फिर रहे हैं। बिहार में क्या है कि हम क्षेत्रीय दल खत्म कर देंगे, जिसके बाद रायता फैल गया। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार, केसीआर और शरद पवार फ्रंट पर दिख रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन एक पार्टी और उसकी नेता ऐसी भी हैं जो अभी तक बाहर नहीं निकली है। सबकी निगाह लगी हुई है। यहाँ तक कि उनके कोर वोटर भी बहुत कंफ्यूज हैं कि बहन जी आखिर किस उधेड़ बुन में हैं। लेकिन बहन जी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो सत्ता पक्ष के साथ हैं या फिर विपक्ष के साथ, या फिर एकला चलो रे की नीति पर चलकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरह सत्ता पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की रणनीति में लगी है। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की, जिनके हाथ में काशीराम ने बहुजन समाज की विरासत सौंपी थी। लेकिन पिछले कई चुनाव से इस विरासत का अच्छा खासा हिस्सा अपने समाज की तरक्की की भावना को त्याग कर सिर्फ गैस सिलेंडर और 5 किलो राशन को ही अपनी नियति मान बैठा है। कहीं ना कहीं ये मायावती के शांत बैठ जाने से हुआ है। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार नीतीश कुमार ने उत्तर भारत में, चाहे वो समाजवाद की विरासत हो या बहुजन समाज की विरासत, इन सबको एक प्लेटफॉर्म लाने का बीड़ा उठा रखा है, उसी प्लेटफॉर्म पर देर सवेर मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी दस्तक देगी। क्योंकि यही एकमात्र रास्ता बचता है जिससे बहुजन समाज पार्टी और काशीराम की जलाई हुई मशाल जिंदा रह सकती है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर यदि नज़र डालें तो ये स्पष्ट दिखता है कि एक ज़माने में जब काशीराम ने बसपा के प्लेटफॉर्म को मजबूती से खड़ा किया था, तब उसके साथ दलित समाज के अलावा अति पिछड़ा वर्ग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ था। कुल मिलाकर बसपा एक ऐसा राजनीतिक मंच बन रही थी जो यूपी के साथ साथ हिंदी भाषी भारत के सभी राज्यों में अच्छा खासा दखल रखती थी। लेकिन 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद बसपा की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। धीमी पड़ने का कारण भी वही था जो जनता दल के बिखरने का कारण था, क्योंकि वहाँ पिछड़ा वर्ग के नाम पर जो सियासत होती थी उसमें यादव हावी हो गए और बहुजन समाज पार्टी के नाम पर जाटव हावी हो गए। चूँकि अल्पसंख्यक समाज भी बिखराव के बावजूद जनता दल के अलग अलग हिस्सों, जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, इन सब से जुड़ गया, लिहाजा उसका अस्तित्व बच गया। जबकि बहुजन समाज पार्टी के साथ कोई और मतदाता समूह जुड़ नहीं पाया, लिहाजा वो सिमटती चली गई। 2007 में प्रयोग किया जब उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश करी, सतीश मिश्रा का चेहरा सामने लाए, और जो बहुजन समाज पार्टी थी वो धीरे धीरे ब्राह्मण समाज पार्टी में कन्वर्ट होती चली गई। हालत ये हो गई कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में कि जिस बसपा को गिरे से गिरे हालत में भी 20-22% से कम वोट नहीं मिलते थे, वह पार्टी सिर्फ 12% सीटों के वोट के साथ सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। और जिस व्यक्ति ने चुनाव जीता, उमाशंकर सिंह, वो किसी और पार्टी से भी होते तो चुनाव जीत जाते, क्योंकि उनका बलिया में उनका अपना वजूद बहुत ज़्यादा है, ना कि पार्टी का। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या मायावती काशीराम की विरासत को यूं ही विसर्जित कर देंगी, या शरद यादव की उस प्रसिद्ध लाइन पर अमल करती दिखेंगी जो उन्होंने 1999 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ज्वाइन करते समय कहा था। उन्होंने कहा था, धारा बची रही तो विचारधारा भी बची रहेगी। शरद यादव और उनकी विरासत की धारा उस दौर के राजनीतिक लचीलेपन के कारण बच गई थी। तभी आज पूरी समाजवादी जमात नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने की कोशिश करती दिख रही है। यानी उस दौर में धारा नहीं बचती तो नीतीश कुमार की राजनीति भी भला कैसे बचती है। बिल्कुल यही बात मायावती पर लागू होती है। यदि आज वो लचीलेपन का रुख दिखाकर किसी प्री पोल अलायंस का हिस्सा बनने को राजी हो जाती हैं,
खासकर तब जब नीतीश कुमार का चेहरा लगा हो, तो निश्चित तौर पर नीतीश की अगुवाई में मायावती, अखिलेश, जयंत, राजभर मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। गठबंधन में आने के साथ बाद उनके साथ एक बार फिर नॉन जाटव दलित भी उनके साथ इकट्ठा हो सकते हैं, और ये एकजुटता 2000 बाद की परिस्थितियों में अखिलेश यादव से ज़्यादा इस गठबंधन के आने के बाद मायावती को फायदा पहुंचा सकती है। आज उनके साथ उनकी पार्टी में ना तो सूर्यलाल पटेल हैं, ना स्वामी प्रसाद मौर्य और ना ओम प्रकाश राजभर हैं, और ना ही राजाराम पाल, और ना ही नसीरुद्दीन सिद्दीकी हैं, और ना ही सतीश मिश्रा एक्टिव हैं। ब्रजेश पाठक एक फायर ब्रांड नेता थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ब्राह्मण फेस बन चुके हैं। मायावती के पास बचा है तो सिर्फ 11.5% जाटव वोट, लेकिन इस वोट में इतनी क्षमता है कि ये जिस गठबंधन के साथ हो जाए उसके पक्ष में एक तरफा चुनावी परिणाम दे सकता है। लेकिन इस वोट बैंक की एक फितरत ये भी है कि यदि बसपा मुख्य चुनावी लड़ाई से बाहर जाती दिखेगी तो इसके आधे वोटर्स लाभार्थी वोटर्स में तब्दील होकर बिखर जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में मायावती की आगामी चुनावों में यही कोशिश होगी कि वे अपने वोटर्स को 2024 के चुनावों के माध्यम से एकजुट रहने का संदेश दें, ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों तक बाकी दलित वोटर्स भी बसपा में पुनर्वापसी कर सकें। देखते हैं कि मायावती आगे क्या निर्णय लेती हैं। उनके निर्णय का सबको इंतजार रहेगा, खासकर उन नीतीश कुमार को तो जरूर इंतजार रहेगा जिन्होंने दलितों के बीच से एक महादलित की कैटेगरी विकसित करके अपने सामाजिक समीकरणों के माध्यम से अपने इलाके में कभी हिंदुत्व को परवान नहीं चढ़ने दिया। चूँकि विपक्षी कमान अघोषित रूप से उनके हाथ में है, इसलिए उनकी सोशल इंजीनियरिंग के मॉडल के राष्ट्रीय प्रयोग में निश्चित तौर पर मायावती एक अहम कड़ी साबित हो सकती है, और ये दलित वोट बैंक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देश में इस समय दलित राजनीति का कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं बचा है। आप लाभार्थी में कन्वर्ट कर देंगे तो जो दलितों के मुद्दे हैं, जो पिछड़ी जाति के मुद्दे हैं, वो कहीं खो जाएंगे, और ये हो भी रहा है। दलितों की बात कहने वाला, दलितों की राजनीति करने वाला कोई बहुत भरोसे का चेहरा बचा नहीं है। मायावती के लिए जो कहा जा रहा है वो भी उनकी पार्टी के लिए शुभ नहीं है। सामान्य कयास है कि वो भाजपा की बी टीम हो गई हैं। अब मायावती के बारे में ये धारणा भी बहुत भयंकर है कि मायावती बहुत अनिश्चितता की राजनीति करती हैं, उन पर भरोसा कायम नहीं हो पाता। जब आपको याद होगा 2019 में वो अखिलेश यादव के साथ आई थी, चुनाव लड़ा, ये माना कि वो प्रयोग विफल हो गया, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे दलित वोट जो था वो यादवों के संग कंफर्ट नहीं था, तो मायावती का वोट बैंक समाजवादी पार्टी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, सीटें भी उतनी नहीं आ पाई। लेकिन इसके बाद अगर वो गठबंधन बना रहता तो विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मिरेकल कर सकता था, लेकिन मायावती अलग हुई और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया। उसके बाद जो मायावती की राजनीति है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हुई नज़र आई, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, और लोगों ने कह दिया कि मायावती तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये लाइन जब नीचे तक चली गई तो मायावती को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अगर अल्पसंख्यक मायावती के साथ नहीं जुड़ेगा तो उनको भविष्य में भी राजनीति में परेशानी हो जाएगी। मायावती इस समय जिस हालत में है, जिस अवस्था में है, उससे उनके कैडर में बहुत बेचैनी है। उनको लग ही नहीं रहा कि उनका नेता करना क्या चाह रही हैं। कोई जन आंदोलन में मायावती नज़र नहीं आती, कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में नज़र नहीं आती, मीडिया से वो बहुत ज़्यादा रिश्ते नहीं रखती। सतीश मिश्रा को उन्होंने नेपथ्य में डाल दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसे प्लेयर की तरह दिखाई देने लगी है जो मैदान में तो रहना चाहता है लेकिन मैदान में दिखना नहीं चाहता। तो मैदान में अगर आप रहेंगे तो आपको मैदान में संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मायावती कभी चाहती नहीं है कि वो इस तरह जनता के बीच में रहे। वो अपने आप को जिस नायक के रूप में पेश करती हैं, उनका वोट बैंक मानता है नायक, लेकिन नायक जब पैसे में कन्वर्ट होने लगे, जब नायक के बारे में ये कहा जाने लगे कि ईडी और सीबीआई के डर के मारे वो बीजेपी से डर गई हैं, तो जाहिर है बहुजन समाज पार्टी पे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मायावती को इन सब के आगे निकलना पड़ेगा। और जो नरसिंहा राव ने कहा था कि मायावती लोकतंत्र का चमत्कार है, तो निश्चित रूप से कोई दौर ऐसा था कि मायावती के इस तेवरों से देश के बड़े से बड़े नेता काँपा करते थे। वो अकेली नेता थी जो अपने दम पर भीड़ जुटा लेती थी, मगर दौलत की चाह ने मायावती को बहुत नेपथ्य में डाल दिया है। हर व्यक्ति कहने लगा है कि वो डर गई हैं, वो सीबीआई से डर गई हैं, वो ईडी से डर गई हैं, और उनके मुकाबले में अखिलेश कहीं ज़्यादा मुखर होकर सामने आने लगे हैं।
तो जाहिर है इस गठबंधन में मायावती की भूमिका होगी या नहीं होगी, ये भविष्य की राजनीति का एक बड़ा सवाल है, हमारी निगाह बनी रहेगी। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि राजनीति की खबरें आपको यहीं और सिर्फ यहीं मिलेंगी।